हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पॉलिटी के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। अब तक दोस्तों हमने जो पढ़ा है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारा मैटर पढ़ा हुआ है। हमने जो अब तक पढ़ा था दोस्तों वो संवैधानिक इतिहास पढ़ा था। 1773 से लेके 1935 तक के भारत शासन अधिनियम को हम लोगों ने कवर किया। यहाँ जो क्लासें दोस्तों चल रही हैं वो निचले स्तर से लेके अपर लेवल तक सारा कुछ कवर कर रहे हैं, उसको लेकर ही हम चल रहे हैं, चाहे ये अपर लेवल का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे निम्न लेवल का एग्ज़ाम हो। इस पॉलिटी के अंतर्गत दोस्तों हम इस पॉलिटी को बहुत अच्छे ढंग से धीरे धीरे कवर करेंगे जिससे आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आए। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इनको लाइक और शेयर करें। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करने वाले हैं जिसका हम पहले बेसिक जानते हैं, उसके बाद संविधान के जो भाग हैं उनको हम शुरू करेंगे। आज हम बेसिक नॉलेज जहां से एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आए दिन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को कवर करते हैं और इसकी ब्रीफ क्या है उसको आइए जानते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें राज व्यवस्था क्या होती है, संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान लिखित, अलिखित संविधान, लचीला, कठोर, या फिर हम बात करें एकात्मक संविधान, संघीय संविधान, इसकी बात हम दोस्तों पहले कर चुके हैं। जो संवैधानिक इतिहास हमने शुरू किया था वहाँ पे इन पॉइंटों को दोस्तों हमने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है और आज हम जो करने जा रहे हैं वो ओनली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा मैं आपको राज व्यवस्था यानी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस थोड़ा बता दे रहा हूँ दोस्तों। हमारा जो लक्ष्य है वो आपको टारगेट ध्यान रखना है दोस्तों। हमारा जो टारगेट है हर हाल में लक्ष्य को पाना है और यहाँ पे आपको कंप्लीट पॉलिटी करवाई जाएगी, कंप्लीट राज व्यवस्था आपको दोस्तों करवाई जाएगी। आइए इसमें देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक तो हमने शब्द सुना है पॉलिटी और दूसरा हमने शब्द सुना है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सुना है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें दोस्तों इनमें अंतर क्या है, इसको तो दोस्ती हम हिंदी में बोलें तो राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। और दोस्तों इसकी बात करें तो ये होता है संविधान। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, संविधान कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी देश के द्वारा बनाया गया मौलिक नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब देखो संविधान और राज व्यवस्था में अंतर क्या है। राज व्यवस्था ये दो शब्दों से बना है, राज प्लस व्यवस्था। इसका मतलब है राज्य की व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियम, ऐसे कानून जो किसी राज्य को संचालित करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, राज व्यवस्था कहलाती है। ये राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों इनमें एक माइनर सा अंतर है, उस अंतर को समझ लेते हैं। अंतर ये है जैसे संविधान में हमारे क्या है दोस्तों अनुच्छेद। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 21 जो हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमें दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद देता है? 21। अब संविधान में लिखने से कुछ नहीं होने वाला, होगा ये कि जैसे एक और आर्टिकल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अनुच्छेद 17। इसमें क्या है, इसमें अस्पृश्यता की बात कही गई है, छुआछूत की बात कही गई है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है। किसकी? अनटचेबिलिटी की बात, छुआछूत की बात। अब देखो ये जो अनुच्छेद थे ये हमने संविधान में दोस्तों लिख दिए, तो ये हमारा संविधान हो गया। अब होगा क्या कि राज्य की व्यवस्था जब हमको चलानी है तो संविधान मात्र में लिखने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अब हम करेंगे क्या कि जैसे अनुच्छेद 17 है इसको आधार मानकर हमने अस्पृश्यता अधिनियम 1956 बना दिया कि कोई अगर अस्पृश्यता करेगा, अनटचेबिलिटी करेगा तो उसके लिए कानूनी प्रावधान हमने बना दिए, संसद ने बना दिए, एक्ट बना दिए। और ये जो अधिनियम जो बनाए गए दोस्तों, ये अधिनियम संचालित शासन को संचालित करने के लिए बनाए गए। तो यहाँ पे अगर हमने 1956 का अस्पृश्यता अधिनियम बना दिया, क्या बना दिया दोस्तों?
अस्पृश्यता अधिनियम। तो अस्पृश्यता अधिनियम हमने जो 1956 का बना दिया, ये हमने क्यों बनाया दोस्तों? शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो ये जो हमने बना दिया, ये हमने एक व्यवस्था बना दी राज्य को चलाने के लिए। ये क्या कहलाएगी दोस्तों? पॉलिटी कहलाएगी, राज व्यवस्था कहलाएगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे देखते हैं इसमें। आइए हम संविधान की शुरुआत करते हैं। संविधान कैसे बना, क्या हुआ, इतिहास हमने जान लिया। आइए इसकी स्टार्टिंग हम दोस्तों देखते हैं। अब देखो, हमारा जो भारत है ना, बहुत प्यारा भारत है और इस भारत पर लोग पहले से अटैक करते हुए आ रहे हैं। संविधान बनना कैसे शुरू हुआ, सर्वप्रथम डिमांड किसने की, इन सारे टॉपिकों पे मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ। अगर दोस्तों हम बात करें सबसे पहले कि भारत पर आक्रमण करने के लिए आर्य आ गए, शक आ गए, कुषाण आ गए, पहलव आ गए, नादिर शाह आ गया और मोहम्मद बिन कासिम आ गया, बाबर आ गया और अब कौन आ गया दोस्तों? अंग्रेज आ गया। जो आ रहा है दोस्तों वो हमें मारता हुआ आ रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्यों मार रहा है। जो पीट रहा है पीटता हुआ आ रहा है। और जो अंग्रेज आए उन्होंने तो इतना मारा कि हम पे लगभग 200 साल तक शासन किया और 200 साल तक हमें गुलाम बनाए रखा और हम समझ नहीं पाए कि हम गुलामी में जी रहे हैं, आज़ादी में जी रहे हैं, किस में जी रहे हैं, ये भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। और अंग्रेज हमें आए थे सभ्य बनाने के लिए, अंग्रेज यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए कि हम यहाँ व्यापार करेंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपकी देश की तरक्की होगी, आपके राज्य की तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी कि हम दोनों मिलकर ट्रेड करेंगे। और यहाँ हुआ क्या कि व्यापार के चक्कर में धीरे धीरे उन्होंने यहाँ प्रशासन शुरू कर दिया और हम भारतीयों को क्या बना दिया दोस्तों? गुलाम बना दिया। अब गुलाम आप जानते हैं, जिसका जो कहे उसकी बात अगर मानी जाए, जैसा वो चाहे वैसा हो, जैसा वो कहे कि यहाँ उठ यहाँ बैठ, तो वो ज़िंदगी कैसी होती है दोस्तों? गुलामी की ज़िंदगी होती है। अगर हम देखें, अब हम संविधान पे आते हैं दोस्तों। संविधान की हम बात करें तो इसकी हमने संविधान सभा की हमने डिमांड शुरू की। संविधान की हमने क्या कर दी दोस्तों? मांग शुरू की। अब संविधान की जो हमने मांग शुरू की है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। हमने जो मांग की वो कब कब की? पहली मांग कब की, दूसरी मांग कब की? अब मांग हम दोस्तों किससे करेंगे? जिसके पास कुछ होगा। हम दोस्तों मांगते किससे हैं? जिसके पास कुछ होता है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपसे पैसा मांगेंगे। अगर आपके पास एजुकेशन है, अच्छी शिक्षा है, तो लोग आपसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो होता यही है कि अब हमें दोस्तों क्या मांगनी पड़ रही है? आज़ादी मांगनी पड़ रही है। हमें क्या मांगनी पड़ रही है कि हम जिस गुलामी में जी रहे हैं उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं। तो अगर हम मांगेंगे तो अब मांगेंगे किससे दोस्तों? अंग्रेजों से मांगेंगे। जैसे कि आपने दोस्तों गाना सुना होगा, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं? आज़ादी। अब आज़ादी जब हम मांगेंगे तो हमने किससे मांग की? अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ों से दोस्तों सबसे पहले डिमांड किसने की? इसको आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? किसने संविधान की सबसे पहले डिमांड की है? तो डिमांड की हम बात करें दोस्तों तो डेट ध्यान रखनी है 1885 में। और 1885 में जो डिमांड की है, दोबारा देखिए ये डेट है 1895, यानी कि कब मांग की है? 1895 में। किसने की है? बीजी तिलक। बोले तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। अब देखो होता क्या है, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जैसे मांग तो हम आज भी करते हैं। आज हम किसकी मांग कर रहे हैं? नौकरियों की। भर्ती दो। सरकारों में हम क्या करते हैं? हम हड़ताल भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। हम दोस्तों क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सरकार हमें भर्ती दे दे। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालती तो जो लोग डिमांड करते हैं अखबारों में निकाल के करते हैं, हड़ताल के माध्यम से करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। अब वही स्थिति हमारी है दोस्तों। हमें मांग किसकी करनी है? हमें मांग यहाँ पे जो करनी है दोस्तों वो किसकी करनी है? आज़ादी की डिमांड करेंगे। और आज़ादी से डिमांड जो हमने की है उसमें हम मांग यहाँ पे किसकी कर रहे हैं? संविधान की मांग कर रहे हैं।
किसकी मांग कर रहे हैं दोस्तों? संविधान की। अब संविधान की जो फर्स्ट टाइम मांग की है वो बाल गंगाधर तिलक ने की है, 1895 में की है। दोस्तों किसके माध्यम से की है? यहाँ पे अगर हम माध्यम की बात करें तो देखो है ये कि अंग्रेजों के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि अंग्रेजों से सीधी जाके बोल दे कि आप हमें आज़ादी दो, आप हमारा संविधान बनवा दो, आप हमारे लिए संविधान सभा या आज़ादी या कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में सीधी कहने की हिम्मत किसी की नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ों का क्या है? दबदबा। अंग्रेज़ों का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, यानी कि अंग्रेज का हर समय दिन का मतलब यह है कि पूरब के जो राज्य थे वहाँ भी अधिकार होता था, पश्चिम अमेरिका वगैरह था, यहाँ भी अधिकार अंग्रेज़ों का था। तो अंग्रेज़ों का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, ये कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इतने बड़े भूभाग पर उनका अधिकार हुआ करता था। अब देखो इन्होंने जो मांग की वो किसके माध्यम से की? तो आपको ध्यान रखना है, स्वराज बिल के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज बिल के माध्यम से। अब ये स्वराज बिल के माध्यम से क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ये इसलिए कर रहे हैं कि सीधी सीधी इनकी कहने की हिम्मत नहीं है, और यहाँ जो भारतीय लोग अब डिमांड करेंगे, पहली बार डिमांड बाल गंगाधर तिलक ने की है, स्वराज बिल या स्वराज पत्रिका के माध्यम से की है। सीधी कहने की हिम्मत नहीं है तो ये क्या करेंगे? अखबारों के माध्यम से डिमांड करेंगे, पत्रिकाओं के माध्यम से डिमांड करेंगे। सीधी कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है अगर सीधी डिमांड कर दी तो अंग्रेज पिछवाड़ा लाल कर देंगे। ये सीधी डिमांड कोई नहीं करेगा। सीधी डिमांड होगी वो आगे बहुत लंबे समय बाद होगी। अभी क्या करेंगे लोग? पत्रिकाओं के माध्यम से। जैसे कि हम लोग देखते हैं आज की सरकारों में कि जो हम भर्ती लेने जाते हैं, आंदोलन करने जाते हैं, तो पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। अब लड़कों ने भी आजकल नया रास्ता अपना लिया। अब लाठी चार्ज की जगह अब लड़के क्या करने लगे दोस्तों? ट्विटर अभियान करने लगे। पकड़ लो, कहाँ से पकड़ोगे, मारो किसे मारोगे। तो अब ये ट्विटर अभियान जो हमने शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है कि हम पर लाठियाँ ना पड़ें, डंडे ना पड़ें और हमारी मांग मान ली जाए। लेकिन फिर भी वही यहाँ चल रहा है। ट्विटर अभियान उस समय नहीं है तो ये क्या करेंगे? अखबारों में लिखेंगे, लेख लिखेंगे, पत्रिकाओं में लिखेंगे, किताबों में छापेंगे। तो वही यहाँ पे बीजी तिलक ने स्वराज बिल की सर्वप्रथम डिमांड 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गांधी जी आते हैं। कब आते हैं? 1922 में। 1922 में जो डिमांड की है वो किसने की है दोस्तों? गांधी जी ने की है। इसके बाद देखें दोस्तों 1924 में डिमांड कौन करेगा? तो 1924 में ध्यान रखना है 1923 में एक पार्टी बन चुकी है, और वो पार्टी कौन सी है दोस्तों? स्वराज पार्टी। यानी कि 1923 में डिमांड किसने की? स्वराज पार्टी ने की। स्वराज पार्टी कब बनी? 1923 में बनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने, गांधी जी ने एक बात कही थी कि संविधान की डिमांड की है वो तो की है, इन्होंने एक बात और कही थी कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। भारतीय संविधान किसके द्वारा निर्मित हो? भारतीयों द्वारा निर्मित हो। ये बात किसने कही? गांधी जी ने कही। ये आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो यानी 1922 में गांधी जी ने डिमांड की है, और इन्होंने जो डिमांड की ये किसके माध्यम से की? भाई साहब इनको भी डर लगता है, सामने ये भी नहीं जाएंगे, सीधी सीधी डिमांड ये भी नहीं करेंगे, तो इन्होंने किसके माध्यम से कर दी? तो इनका माध्यम क्या है दोस्तों? हरिजन पत्रिका। क्या माध्यम है दोस्तों? हरिजन पत्रिका। तो हरिजन पत्रिका के माध्यम से किसने कर दी दोस्तों? गांधी जी ने। और क्या कह दिया कि भारतीय संविधान है वो भारतीयों के द्वारा दोस्तों निर्मित होगा। ये बात किसने कह दी? गांधी जी ने कह दी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है दोस्तों 1934, वेरी इंपॉर्टेंट 1934। और 1934 में दोस्तों M.N. रॉय ने डिमांड की है। M.N. रॉय। और M.N. रॉय ने जो डिमांड की है ये पहली औपचारिक डिमांड है, पहली ऑफिशियल डिमांड है। तो पहली औपचारिक डिमांड किसने की है दोस्तों? ध्यान रखना, पहली औपचारिक मांग या डिमांड जो किसने की है वो M.N. रॉय ने की है। औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों ऑफिशियल डिमांड। अब तक जितनी डिमांडें थी वो अनऑफिशियल थी, अनौपचारिक डिमांड थी। पहली औपचारिक डिमांड पूछा जाए तो किसने की है? M.N. रॉय ने की है।
कब की है दोस्तों? 1934 में की है। एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ। क्या नाम है दोस्तों? मानवेंद्र नाथ। इसको ध्यान रखना, मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या ध्यान रखना है? मानवेंद्र नाथ रॉय। इसको हम शॉर्ट में एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं। पहली औपचारिक डिमांड, पहली ऑफिशियल डिमांड, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, 1935 में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, कांग्रेस ने डिमांड कब की? तो कांग्रेस ने कब की है? 1935 में कांग्रेस द्वारा। अब देखो, कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि इतने लोग डिमांड कर चुके हैं, अब हमको भी डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लोग लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। इन्होंने सोचा ये जो समय अब है ये सही समय है, और इस समय हमें क्या करना चाहिए? डिमांड करनी चाहिए। किसकी दोस्तों? संविधान की। तो संविधान की मांग जो कांग्रेस ने की है दोस्तों, सॉरी, कांग्रेस ने जो मांग की है दोस्तों, ये औपचारिक डिमांड है इनकी। और कब की है? 1935 में। 1935 में कांग्रेस ने, ये भी कैसी डिमांड है इनकी? औपचारिक डिमांड है। इसको ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों 1936 का समय होगा, और 1936 में जो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं वो स्पेशली नाम आता है जे.एल. नेहरू का। अब जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में क्या कह दिया? जबकि कांग्रेस तो 1935 में डिमांड कर चुकी है, तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा होगी वो भारतीयों द्वारा निर्मित होगी। क्या कह दिया? कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा निर्मित होगी। ये बात किसने कह दी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने कह दी थी। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आपको एक बात देखने को मिलेगी कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध शुरू हो जाएगा। सेकेंड विश्व युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1939 से 1945 तक। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है दोस्तों? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो रहा है। और ये शुरू हुआ था 1 सितंबर। कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 से। और कब तक चला था दोस्तों? तो 2 सितंबर 1945 तक चला। कब तक चला था? 2 सितंबर 1945 तक चला था। यहाँ हुआ क्या था सेकेंड वर्ल्ड वार में, कि जो हिटलर था, हिटलर कहाँ का था दोस्तों? जर्मनी का तानाशाह जिसको कहा जाता है। तो हिटलर ने किस पर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था हिटलर ने। ये कहाँ का है दोस्तों? जर्मनी का। तो हिटलर ने किस पे आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, किस पर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर। यहाँ पे इसे काउंटर करने के लिए जो फ्रांस है, फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। और ये युद्ध की घोषणा है, ये किसके खिलाफ कर दी? तो युद्ध की घोषणा है ये जर्मनी के खिलाफ कर दी। किसके खिलाफ कर दी? हिटलर के खिलाफ कर दी। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अब होगा क्या दोस्तों? जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध शुरू होगा तो यहाँ पर सैनिकों की कमी पड़ेगी। और ये सैनिकों की कमी जो पड़ रही है, ये सैनिकों की पूर्ति अंग्रेज कहाँ से करेंगे? इंडिया से करेंगे, भारत से करेंगे। भारत से जो सैनिकों की पूर्ति इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में की थी। और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को भर्ती कराने वाला एजेंट या सार्जेंट कहा गया। गांधी जी को एक उपाधि मिली थी, सार्जेंट, अर्थात सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी को सार्जेंट की उपाधि कब मिली है? तो सार्जेंट की जो उपाधि मिली है वो प्रथम विश्व युद्ध में मिली है। और प्रथम विश्व युद्ध में किया हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती करवाने का काम किसने किया था दोस्तों? अंग्रेजों ने। क्योंकि अंग्रेजों के पास पैसा है, आधुनिक हथियार हैं, लेकिन मरने के लिए सैनिक नहीं है। सैनिकों की कमियां, हथियार कोई चलाने वाला नहीं है।
तो पहली बार तो हमने अंग्रेज़ों की मदद कर दी, अब दूसरी बार अंग्रेज़ दूसरे विश्व युद्ध में आके फिर से फंस जाते हैं और फिर से अंग्रेज़ों का वही सवाल कि आप हमारे इस युद्ध में मदद करो। और इतने दिन से आप ये जो मांग रहे हो, जो डिमांड यहाँ पे दोस्तों चल रही है 1895 वाली, 1922, 1934, 1924, 1935, 1936, ये डिमांड हम आपकी पूरी कर देंगे। अब बात ये है दोस्तों कि अब ऐसी कौन सी वजह है कि अब हम अंग्रेज़ों की मदद करें, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी इन्होंने कहा था कि आप हमारी मदद करिए, हम आपको आज़ाद करेंगे, हम आपका संविधान बनवाएंगे, और इन्होंने ना संविधान बनवाया ना हमें आज़ाद किया। अब ऐसी कौन सी वजह हो जिसकी वजह से भारतीय लोग इनकी मदद करें। अब गांधी से कहा तो गांधी को तो पहले ही सार्जेंट की उपाधि, भर्ती कराने वाला एजेंट, पहले ही उपाधि मिल चुकी है, तो अब गांधी भी क्या मदद करे। तो ऐसी क्या वजह होनी चाहिए जिससे हम लोग, भारतीय लोग, दूसरे विश्व युद्ध में इन अंग्रेज़ों की मदद करें। अब ऐसी कोई वजह नहीं है तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे जो अंग्रेज हैं, यहाँ पे क्या है, जो अंग्रेज लोग हैं वो अब हमें यहाँ सीक्वेंस से क्या भेजेंगे दोस्तों, प्रस्ताव भेजेंगे। जैसे अगस्त प्रस्ताव भेजा, क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, फिर कैबिनेट मिशन भेजा। अब अंग्रेज हमें लुभाने के लिए कि अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको अगस्त प्रस्ताव दे रहे हैं, हम आपको क्रिप्स प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, हम युद्ध के बाद आपकी संविधान सभा बनवाएंगे, आपको आज़ाद करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि संविधान युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं, युद्ध से पहले क्यों नहीं। अब यही बात है, तो यहाँ पे अंग्रेज अब हमें थोड़ा, हमारे प्रति उनका जो रवैया है वो नरम होगा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे फंस चुके हैं, दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब अंग्रेज हमसे कह रहे हैं, हम अंग्रेज़ों की बात नहीं मान रहे हैं, तो अंग्रेज हमसे दोस्तों क्या कह रहे हैं, सुनिए। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। अब हम लोग जो हैं, भारतीय लोग हैं, वो दोस्तों क्या कह रहे हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वायदा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो क्या करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। कौन कह रहा है दोस्तों, इंडियन कह रहे हैं। इधर अंग्रेज कह रहे हैं भरोसा कर लो तुम, भारतीय कह रहे हैं तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो मक्कार हो। अब होगा क्या, यहाँ पे पहली बार क्या हुआ दोस्तों, एक अगस्त प्रस्ताव आएगा। क्या आएगा दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव, इसको ध्यान रखना है, अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो यहाँ पे डेट ध्यान रखनी है, 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों कब आया है, 8 अगस्त 1940 को आया है। और इस समय अगर वायसराय पूछा जाए तो वायसराय किसको बताओगे, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन है दोस्तों, वायसराय, ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों और हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा कि दोस्तों हम आपको क्या देंगे, अधिराज्य देंगे। अधिराज्य क्या, डोमिनियन स्टेट देंगे, अधिराज्य की बात की गई थी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे क्या की गई उसको देखो, यहाँ पे ये कहा गया कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। क्या होगा दोस्तों, भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और दूसरी बात कही कि जो हम ये काम करेंगे वो दोस्तों कब करेंगे, तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम ये काम करेंगे जो ये बातें कह रहे हैं। अब जो अगस्त प्रस्ताव था, इसका दोस्तों कांग्रेस ने या हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग है, इसने भी दोस्तों क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ध्यान रखना है
क्या कर दिया दोस्तों, बहिष्कार कर दिया। इसको हमने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ और हमको हाउ चाहिए। क्या चाहिए हमको, संविधान चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव के बाद दूसरा आता है दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव। क्या आता है दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव। ये कब आया दोस्तों, मार्च 42 में आया, मार्च 1942 में क्या आया दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव आया। अब जो क्रिप्स प्रस्ताव आया दोस्तों, इसमें भी कोई खास बातें नहीं, वही कि हम आपको अधिराज्य देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, और जो भी हम आपको देंगे हम आपकी संविधान सभा को बनवाएंगे, और जो भी हम करेंगे वो कब करेंगे दोस्तों, इस सेकेंड जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है ना, इसके बाद करेंगे। तो बस यहीं से हमें एलर्जी थी, हमने इसको भी क्या कर दिया, नकार दिया। और नकार दिया तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं कि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया, इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित, उत्तर दिनांकित चेक। ये जो स्टेटमेंट हैं दोस्तों पूछे जाते हैं, बताना है किसने कहा, गांधी जी ने कहा। किसने कहा, गांधी जी ने। एक और स्टेटमेंट दोस्तों पूछा जाता है, वो और हमें ध्यान रखना है, टूटे हुए बैंक का चेक किसने कहा। यानी इसको टूटे हुए बैंक का चेक, बैंक का चेक। तब आंसर क्या देना है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बताना है। यानी टूटे हुए बैंक किसने कहा, यानी क्रिप्स प्रस्ताव को टूटे हुए बैंक का चेक किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू। इसको दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो गांधी जी। ये दोनों ही बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आता है दोस्तों, वो आता है हमारा यहाँ पे कैबिनेट मिशन। क्या आता है दोस्तों, कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन जो आ रहा है दोस्तों, ये कब आ रहा है, ये 1946 में आ रहा है, जिस पे हम डिस्कस कल करेंगे। और बहुत अच्छे से यहाँ से हमारा संविधान के निर्माण का काम शुरू होगा। ये क्यों आ रहा है, संविधान निर्माण के लिए आ रहा है, संविधान सभा बनाने के लिए आ रहा है। कब आ रहा है, 1946 में आ रहा है। अब इससे पहले हमारे संविधान की जो रूपरेखा है ना दोस्तों, उससे संबंधित जो हमारे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करते हैं। उनको थोड़ा हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी राज्य शब्द का प्रयोग, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप देखिए जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है। राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया, तो सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो आंसर यहाँ पे बताना है मैकियावली। किसने किया था, मैकियावली ने किया था। मैकियावली ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, द प्रिंस। कौन सी पुस्तक है, द प्रिंस। ये जो द प्रिंस पुस्तक है दोस्तों, इसकी तुलना किससे की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस, इसकी तुलना अगर पूछी जाए दोस्तों, तो तुलना इसकी की जाती है अर्थशास्त्र से। किससे दोस्तों, अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र की बात करें तो ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है दोस्तों चाणक्य की। किसकी पुस्तक है, चाणक्य की पुस्तक है। क्वेश्चन सुनिए, अगर कोई पूछे आपसे जानू जानू बाबू द प्रिंस पुस्तक की तुलना किससे की जाती है, तो आंसर क्या दोगे दोस्तों, अर्थशास्त्र से, जो किसकी पुस्तक है दोस्तों, चाणक्य की पुस्तक है। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए दोस्तों, यानी राजनीति विज्ञान का जनक, करवाए हुए क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी रिवीजन करवा दे रहा हूं। राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक, तो आपको पता है दोस्तों क्या है, अरस्तु है। क्या नाम है, अरस्तु। अरस्तु की बुक कौन सी है दोस्तों, बुक भी मैंने लिखवाई थी। अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी,
तो पॉलिटिक्स। कौन सी किताब लिखी थी दोस्तों? पॉलिटिक्स। कौन सी? पॉलिटिक्स, यानी राजनीति विज्ञान। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको थोड़ा और क्लियर करते हैं दोस्तों। अगर हमसे पूछा जाए संविधान में भाग, क्या पूछा जाए दोस्तों? संविधान में भाग कितने हैं? तो भाग कितने बताओगे दोस्तों? 22। ये कैसे भाग हैं? मूल। और अगर दोस्तों गणना की दृष्टि से पूछे जाएं, गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो कितने भाग बता दोगे? 25। अब देखो, अगर 22 से 25 हुए तो कुछ भाग इसमें बड़े होंगे या फिर कुछ घटे होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने भाग बड़े हैं, तो कितने भाग बड़े हैं इसमें, तो भाग यहाँ पे बता दोगे 4 भाग बढ़ाए गए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? इनको देख लेते हैं अभी। अगर हम बात करें 4 भाग जो बढ़ाए गए वो कौन कौन से? एक तो दोस्तों 4 का बढ़ाया, और एक दोस्तों 14 का बढ़ाया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखें तो 9 का को बढ़ाया और 9 खा को बढ़ाया। कितने भाग बढ़ गए दोस्तों? 4 बढ़ गए। तो यहाँ पे देखो भाग 4 का, इसका संबंध किससे है दोस्तों? मूल कर्तव्य से। किससे है? मूल कर्तव्य से। और ये भाग दोस्तों कब बढ़ा था? तो ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब बढ़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में बढ़ाया गया। अगर दोस्तों पूछा जाए 14 का, तो 14 का ये कब बढ़ा है दोस्तों? इसका संबंध लिख लो पहले। तो अधिकरण से संबंधित है। अधिकरण बोलें तो दोस्तों ट्रिब्यूनल। किससे? ट्रिब्यूनल से संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। और ये कब बढ़ा दोस्तों? तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये भी कब बढ़ा है ट्रिब्यूनल वाला? 14 का कब बढ़ा है दोस्तों? क्या बताओगे इसके बारे में? अगर 14 का पूछा जाए कि 14 का कब बढ़ा, तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का बताइए, 9 खा बताइए। इनको कब कब हमने बढ़ाया है, बताओ दोस्तों। इसको भी दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में बढ़ाया है। अगर दोस्तों हम 9 का की बात करें तो 9 का कब बढ़ा है? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में बढ़ा है। अगर 9 खा पूछा जाए दोस्तों, तो 9 खा कब बताओगे? 9 खा जो बढ़ा है ये बढ़ा है दोस्तों 97वां संविधान संशोधन, कब? 2011 में। 2011 में बढ़ा है। ये आपको ध्यान रखने। अब देखो दोस्तों, गणना की दृष्टि से मैंने 25 बताए। अब 25 में अगर जो 4 नए बढ़ाए गए, कितने बढ़ाए गए दोस्तों? कितने भाग नए हैं? तो नए हमने जो बढ़ाए वो कितने बढ़ाए? 4। यानी 4 का, 14 का, 9 का और 9 का। अब अगर हम देखें 22 और 4 कितने होते हैं? 26। तो दोस्तों कोई एक कम किया गया है, तो हमने हटाया कौन सा है? तो हमने जो हटाया या बोलें घटाया, ये कौन सा घटाया? ये भाग 7 जो था दोस्तों, इसको हमने हटा दिया। और भाग 7 को हटाया तो ये कब हटाया? तो 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब किया हमने? इसकी हम बात करें तो 7वां संविधान संशोधन 1900 कब किया दोस्तों? बताइए। 1956 में। कब किया है 7वां संविधान संशोधन? जिसके तहत हमने एक भाग 7 को हटा दिया है, हमने 4 का जोड़ा, हमने 14 का जोड़ा, हमने 9 का जोड़ा और हमने 9 खा जोड़ा है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके अलावा और आगे देखते हैं कुछ और ज़रूरी बातें। अगर हम दोस्तों यहाँ पे कुछ सूचियों की बात करें, सूची, तो सूची कितनी है? 3। कौन कौन सी? राज्य सूची, केंद्र सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। कौन सी दोस्तों? समवर्ती सूची।
अब देखो, ये समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र प्लस राज्य, दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र सूची पर कानून कौन बनाएगा? केवल केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची पर दोस्तों कौन कानून बनाएगा? तो यहाँ पे कौन बनाता है? राज्य। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की हम बात कर लें। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये जो समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय हैं? तो दोस्तों कितने बताओगे? 92। केंद्र सूची में दोस्तों कितने विषय हैं? तो केंद्र सूची में विषय आप बता दोगे, पहले 99 थे, 101वां संविधान संशोधन द्वारा एक विषय और बढ़ा दिया और विषय कितने हो गए दोस्तों? 100। अगर राज्य सूची में विषय पूछे जाएं दोस्तों, तो राज्य सूची में कितने विषय बता दोगे? 61 विषय हैं। कितने विषय हैं राज्य सूची में दोस्तों? 61 विषय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात और आपको थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोस्तों, यानी कि सूची का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? सूची का प्रावधान तो बताना है आपको 7वीं अनुसूची से। कहाँ से लिया है? 7वीं अनुसूची से। अब 7वीं अनुसूची में ये 3 सूची दे रखी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और दोस्तों समवर्ती सूची। और ये 7वीं अनुसूची का प्रावधान दोस्तों पूछा जाए ये किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो इसका आर्टिकल दोस्तों आप ध्यान रखना 246। क्या दे रखा है? 246। फिर से समझिए, जो संविधान का अनुच्छेद 246 है इसमें 7वीं अनुसूची लिखी गई है और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं जिनका उल्लेख दोस्तों मैंने आपके सामने किया है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे अनुसूचियों की बात भी कर लेते हैं, टाइम है अभी। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जब संविधान बना है, यानी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो आंसर होगा 8। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी बता दोगे दोस्तों? 10। इसका वर्तमान में 10 नहीं, सॉरी 12 हैं। वर्तमान में कितनी है? 12। तो यहाँ से यहाँ को कितनी अनुसूची बनी दोस्तों? प्लस कितनी हो गई? 4। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन चारों को आपको कवर करना है, किसमें क्या है उन बातों को आइए दोस्तों देखते हैं। अगर 4 में देखें तो इसमें 4 बड़ी कौन कौन सी? तो एक तो दोस्तों हमें ध्यान रखनी है 9वीं अनुसूची, दूसरी ध्यान रखनी है 10वीं अनुसूची, तीसरी ध्यान रखनी है दोस्तों 11वीं अनुसूची और इसमें जो 12वीं है और 12वीं अनुसूची। ये 4 बड़ी हैं। कब कब बड़ी और क्या क्या इनमें है इनकी दोस्तों हम बात करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों 9वीं अनुसूची, तो इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कब बढ़ाया गया? संशोधन द्वारा कब बढ़ाया गया दोस्तों? 1951 में। कब बढ़ाया गया? 1951 में। अब दोस्तों 9वीं अनुसूची में है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो दोस्तों संपत्ति से संबंधित प्रावधान है, यानी कि भूमि सुधार अगर पूछा जाए तो इसी में बताना है, भूमि सुधार, और इसी को कहते हैं हम दोस्तों संपत्ति। इसके अलावा और दोस्तों क्या है? और ये है दोस्तों कि इसमें 13 कानून बनाए गए थे जब ये अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान से सुनना दोस्तों, 13 कानून इसमें डाले गए थे जब ये अनुसूची बनी थी। और 13 जो कानून थे ये राज्य और केंद्र के द्वारा डाले गए थे, और राज्य और केंद्र की सहमति से जो 13 कानून डाले गए ये वो कानून थे, ऐसे कानून थे जिनको दोस्तों न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। फिर से सुनिए दोस्तों, हमने क्या किया? प्रथम अनुसूची जब जोड़ी थी कब? 1971 में, पहले संविधान संशोधन द्वारा। तो 13 कानून केंद्र और राज्य की इच्छा से ऐसे बनाए गए थे जिनको हमने 9वीं अनुसूची में डाला कि उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और हमने ये बात लिखी कब? यहाँ पे हमने एक आर्टिकल जोड़ा
31B। और 31B अनुच्छेद जो था इसको भी हमने जोड़कर कह दिया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय लिखे जाएंगे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है दोस्तों, ये हमने लिखा था। और क्या था इसमें दोस्तों, तो यहाँ पे हुआ क्या, उस समय तो कानून 13 थे। वर्तमान में पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान में इसमें कितने कानून शामिल हैं, तो 284 कानून शामिल हैं, ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों हम 10वीं अनुसूची। तो 10वीं का संबंध दोस्तों किससे है, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल कानून से है। और इसको कब जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया है। और इसमें है क्या दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून है। क्या है, दल बदल विरोधी कानून। इसको आइए दोस्तों समझते हैं। यानी कि एक पार्टी से कोई व्यक्ति विधायक, MP या MLA जीतता है और वो जीतकर दोस्तों दूसरे किसी पार्टी में चला जाए। जैसे मान लो कांग्रेस से जीता तो BJP में जाए, या BJP के टिकट से जीता तो कांग्रेस में जाए। तो उसने जो दल जो बदला है दोस्तों, यहाँ पे उसकी सदस्यता किस स्थिति में भंग होगी, कब वो अपने पद पर नहीं रहेगा, कब वो विधायक या MP नहीं रहेगा, उससे संबंधित प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दोस्तों जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की दोस्तों बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और इसका संबंध किससे है दोस्तों, पंचायतों से है, ग्राम पंचायतों से है। किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। यहाँ दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ मैं जो आपको अब आगे लिखवाने वाला हूँ इसको आप प्लीज़ याद रखें कि इसमें विषय कितने हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसमें विषय कितने हैं, तो कितने बताओगे दोस्तों, 29। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे हम देखें 12वीं अनुसूची कब जोड़ी, तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा, ये भी 1992 में हुआ। और इसमें दोस्तों हमने क्या जोड़ा बताइए, इसमें हमने जोड़ा जो आपकी नगर पालिका हैं उनको जोड़ा, या नगर निगम नगर पालिका को, इसको ध्यान रखना है, नगर पालिका या नगर निगम, इसको जोड़ा। और दोस्तों यहाँ भी प्लीज़ ध्यान रखना कितने विषय हैं दोस्तों, तो विषय यहाँ आप कितने बता दोगे, 18। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया वो ठीक से समझ में आता होगा। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मैं आपको ये पॉलिटी के बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको एक सिलेबस वाइज पूरे आपको कंप्लीट मिलेंगे। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें, हर एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगा। आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।